स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। श्री करणी एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का वेलकम है। सो स्टूडेंट, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जो हमने अपनी 2 क्लासेस में इस चैप्टर के पढ़ा है उसे एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे कि कहाँ पे पहला जो क्लास थी वो खत्म हुई और हमें अब कहाँ से स्टार्ट करना है। तो हम पढ़ रहे थे भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक है। ये आपका जो समकालीन भारत है उसका जो दूसरा चैप्टर है ज्योग्राफी का, इसकी हम तीसरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। भारत के भौतिक स्वरूप में देखिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल। इससे पहले चलिए आज यहाँ से शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने क्या पढ़ा एक बार वो हम देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमने पढ़ा था सबसे पहले कि जो भारत की जो भूभाग है उसको हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। और वो 6 पार्ट में हमने देखा था कि हिमालय सबसे पहले, ठीक है। फिर हिमालय को हमने डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में, और वो 2 पार्ट्स कौन कौन से थे। एक तो था उत्तर से दक्षिण की तरफ 3 भागों में बांटते हैं हम, और एक हम इधर पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, तो नदियों की सीमाओं के आधार पर इसे 3 पार्ट में बांटा जाता है। और उत्तर से दक्षिण की ओर कैसे बांटते हैं, तो हमने देखा था जो आंतरिक हिमालय, फिर जो मध्य का हिमालय है, और जो बाहरी हिमालय या जिसे हम क्या कहते हैं शिवालिक, ये तो हमारा उत्तर से दक्षिण की था। और पश्चिम से पूर्व की ओर हम इसे कैसे बांटते हैं, पंजाब का हिमालय, कुमाऊं का हिमालय, नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय, और यहाँ ब्रह्मपुत्र की सीमा थी। तो ये तो हमने हिमालय को सबसे पहले डिवाइड किया और इसका पूरा देखा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदियाँ बहती है, ये जलोढ़ जो। उसके बाद जो हमने दूसरा देखा वो था उत्तरी मैदान, ठीक है। और उत्तरी मैदान में हमने क्या देखा, उत्तरी मैदान का भी हमने विभाजन किया। किस आधार पे विभाजन किया कि हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, कहाँ से, हिमालय से जो रिवर्स नीचे की तरफ निकलती हैं, तो वो जो ये उत्तरी मैदान है यहाँ पे आती है, तो उसमें 4 पार्ट्स बनते हैं। जैसे ही आपकी कोई भी रिवर हिमालय से निकल के नीचे आएगी, तो यहाँ पहला जो जहाँ नदियाँ क्या होती है, लुप्त हो जाती है, यहाँ अंदर की ओर चली जाती है ज़मीन के, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम भाबर बोलते हैं। फिर वो पार्ट जहाँ नदियाँ पुनः इमर्ज होती है, वापस दिखती है वापस, वो क्षेत्र कौन सा था, तराई था। और पुराना जलोढ़ का मैदान कौन सा था, खादर, और नवीन जलोढ़ का मैदान कौन सा था, बांगर। तो स्टूडेंट्स, हमने उत्तरी मैदान के इन 4 पार्ट्स का विभाजन पहले ही देख लिया था। उसके बाद भारतीय भूभाग में हमने तीसरा देखा था प्रायद्वीपीय भूभाग, ठीक है। और इस प्रायद्वीपीय भूभाग को हमने कितने पार्ट्स में बांटा था, तो आप कहेंगे कि मैम इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देखा था। और वो 2 पार्ट्स कौन कौन से थे, एक तो था नर्मदा के ऊपर का क्षेत्र, कहाँ, नर्मदा रिवर जो फ्लो होती है उसके ऊपर का क्षेत्र, जिसे हमने क्या कहा था स्टूडेंट, जिसे हमने बोला था जो मध्य प्रायद्वीपीय क्षेत्र है नर्मदा के ऊपर का। और नर्मदा के दक्षिण का जो त्रिकोणीय भूभाग है, कहाँ, नर्मदा के दक्षिण में, साउथ में जो त्रिकोणीय भूभाग है उसे हमने बांटा था दक्कन का पठार। ऊपर तो था मध्य प्रायद्वीपीय पठार, और नर्मदा के दक्षिण में कौन सा था, दक्कन का पठार, जिसमें हमने 2 देखे थे, इस तरफ पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो क्या बताएंगे आप कि मैम पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो महेंद्रगिरी, जो इधर पूर्व की ओर है, ठीक है। देखिए जैसे होता है ना इंडिया का, तो ये पूर्व की ओर सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट की कौन सी है, महेंद्रगिरी। इसी तरह हमने इन 3 जो भूभाग हैं, हिमालय, उत्तरी हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार, इनका हमने अभी तक विस्तार से अध्ययन कर लिया है। तो आज हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं, भारतीय मरुस्थल, इंडियन डेजर्ट, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना भारतीय मरुस्थल से अपनी क्लास, ठीक है। देखिए इंडियन डेजर्ट, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। क्या कह रहा है ये कि जो अरावली है, अरावली कहाँ है, ये जो भारत का पश्चिमी भूभाग है, ये गुजरात है, कच्छ का रण, और इस तरफ अरावली है। अरावली के पश्चिम में ये वाला पार्ट जो है,
इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं थार का मरुस्थल, इंडियन डेजर्ट। यह बालू के टिब्बों, क्या है? बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। ये बोल रहा है कि ये जो अरावली के पश्चिम का जो क्षेत्र है वेस्ट में, ये पूरा डेजर्ट है, पूरा मरुस्थल है। यहाँ बड़े बड़े क्या हैं? बालू के टिब्बे। बालू के टिब्बे क्या होते हैं कि जब बहुत, जो मरुस्थल में क्या होती है, मिट्टी होती है, रेतीली मृदा, और रेतीली मृदा जब इस तरह से टिब्बे के रूप में अपना आकार ले लेती है तो उसे बालू के टिब्बे बोलते हैं। तो ये पूरा जो भारतीय मरुस्थल है जो अरावली के पश्चिम में है, वो पूरा इन बालू के टिब्बों से ढका हुआ है। आप तो अगर कभी गए होंगे, आप में से कुछ स्टूडेंट्स अपनी समर वेकेशन या जो भी अपने घूमने के शौकीन हैं तो वो जाते होंगे, मरुस्थल देखा होगा आपने, दूर दूर तक आपको क्या है? रेत ही रेत दिखाई देगी, डेजर्ट ही डेजर्ट, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ये कहाँ है? अरावली के वेस्ट पार्ट में, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर का जो वेस्ट का पार्ट है, बीकानेर, बाड़मेर, ये जो पूरा, जिसकी सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, हमने इस बुक का फर्स्ट चैप्टर कवर किया था, कौन सा? भारत की अक्षांशीय और देशांतर स्थिति, और जो भी भारत के और भी इम्पोर्टेंट जो भी रिलेटेड फैक्ट्स थे वो देखे थे। उसमें मैंने आपको भारत की जो पड़ोसी देश है उनसे किन राज्यों की सीमाएं लगती है ये बताया है। और उसमें मैंने बताया कि इस तरफ भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्या है? दो पड़ोसी देश है। तो ये जो पाकिस्तान है, इसकी जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये भारत के पश्चिमी भाग में राजस्थान, गुजरात, पंजाब, ऊपर जम्मू, इन सब राज्यों से लगती है। लेकिन जो भारत का मरुस्थल है ये राजस्थान में मुख्यतः, और गुजरात का कुछ क्षेत्र हो गया, यहाँ पे फैला हुआ है। आगे क्या कहता है देखिए, इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 नहीं है, ये है आपका 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। सोचिए, 50 मिलीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है इस एरिया में पर ईयर जो भी है, ठीक है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। ये तो आप भी समझ गए होंगे कि रेतीली मिट्टी चारों ओर फैली हुई है, बड़े बड़े बालू के टिब्बे हैं, बारिश हो नहीं रही है। बारिश देखिए 50 मिलीमीटर से भी कम, इससे भी कम, लगभग 25 के आसपास साल में बारिश होती है। तो कैसे कोई वनस्पति उगेगी? आपको आगे जो आपका इसी बुक का चैप्टर है उसमें हम जब भारतीय वनस्पति को कवर करेंगे तब आप समझेंगे कि किस तरह पूरे भारत में कौन कौन सी वनस्पति फैली हुई है। तो ये जो पश्चिमी भाग होगा ना, यहाँ कैसी वनस्पति उगती है? कंटीली झाड़ियाँ, ठीक है, जैसे वो आपने देखा होगा ना, नागफनी, कैक्टस, इस तरह के पौधे इस क्षेत्र में उगते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्या कहेंगे आप कि मैम यहाँ बारिश ही इतनी कम होती है, 50 मिलीमीटर से भी कम होगी, तो वहाँ आप सागवान, बबूल, ये सब पेड़ तो उगाने से रहे, क्योंकि इनके लिए बारिश ज़्यादा चाहिए होती है। तो देखिए किस तरह इस चैप्टर में आपको ये समझने को मिलेगा कि किस तरह जो डिवीज़न है, जो भौतिक विभाजन हो रखा है भारत का, अलग अलग हिमालय में, उत्तरी मैदान में, अब हम मरुस्थल पढ़ रहे हैं, तो ये कैसे वनस्पति को भी इफेक्ट करता है। यहाँ किस तरह हमें अलग अलग वनस्पति भी हर में, जैसे आप हिमालय में जाएंगे, हिमालय में आपको शंकुधारी वन दिखेंगे जो इस तरह से होते हैं। ये ऐसे क्यों होते हैं? ताकि यहाँ जब बर्फ़ पड़े तो ये बर्फ़ सीधी नीचे आ जाए। फिर आप उत्तरी मैदान में, आप गंगा के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ आपको कैसी जो दिखेगी वनस्पति, वो आपको बहुत ही हरे भरे सदाबहार टाइप वन दिखेंगे, सागवान, शीशम, इन सब के। अब आप जब प्रायद्वीप में आ जाएंगे तो वहाँ आपको वनस्पति अलग दिखेगी, क्योंकि यहाँ बारिश कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा होती है और कुछ क्षेत्रों में कम होती है। उसी तरह मरुस्थल में आपको कंटीली झाड़ियाँ दिखेंगी, और इसका रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ लिखा हुआ है कि इस क्षेत्र में बारिश जो होती है वो बहुत कम होती है। आगे क्या कहता है, चलिए देखते हैं। वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं दिखती है और उसके बाद भी बालू में विलीन हो जाती है। सरिताओं का मतलब है नदियाँ, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जब बारिश की सीजन होती है, जब इंडिया में मानसून आता है, कब? जून से लेकर सितंबर के बीच में, तो इस क्षेत्र में भी हल्की फुल्की जो बारिश होती है उस टाइम कुछ नदियाँ आपको दिखेंगी। लेकिन वो नदियाँ क्या होती है? अंत प्रवाही, मतलब अपने ही क्षेत्र में बह के फिर खुद ही बालू में विलीन हो जाएगी, मिट्टी में खत्म हो जाएंगी वो। तो इस तरह की नदियाँ हमें इस मरुस्थल में, भारतीय मरुस्थल का जो ये प्रदेश है, इसमें दिखाई देंगी।
पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र में नहीं पहुंच पाती है। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। क्या बोल रहा है देखिए कि बारिश के टाइम बहुत सारी ऐसी रिवर्स, ऐसी नदियां होती हैं जो उत्पन्न होती है, लेकिन वो किसी समुद्र तक, अब पास में कौन सा समुद्र है, इधर अरब सागर है, तो अरब सागर तक भी नहीं पहुंच पाती है। क्यों? क्योंकि मिट्टी, जो रेतीली मिट्टी है, ये उसी में वापस विलीन हो जाती है। इतनी कोई ज़्यादा बारिश तो होती नहीं है इस क्षेत्र में कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी मिले ताकि नदियाँ उसे अपने साथ फ्लो करके समुद्र तक ले जाए, तो वो क्या होता है कि इसी क्षेत्र में ही खत्म हो जाती है। सिर्फ एक लूनी रिवर, ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो लूनी रिवर है ये इस क्षेत्र की क्या है, सबसे बड़ी रिवर है, सबसे लंबी बहने वाली रिवर है जो भारतीय मरुस्थल की, वो कौन सी है, लूनी रिवर है, जो पश्चिम का पार्ट है। समझ में आया? हमने अभी तक क्या पढ़ा कि भारत का मरुस्थल कहाँ है, तो क्या कहेंगे मैम कि मैम ये कहाँ है, अरावली का जो पश्चिम का क्षेत्र है वहाँ पे। पहला पॉइंट आपका मिला। दूसरा पॉइंट इसमें क्या देखा कि ये जो मरुस्थल है ये बालू के टिब्बों से ढका हुआ है, पूरा ही जो आपके बड़े बड़े रेत के टिब्बे हैं उनसे ढका हुआ है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या देखा कि यहाँ बारिश मैम बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पे वनस्पति भी बहुत ही कम दिखाई देती है। और फिर हमने क्या पढ़ा, चौथा पॉइंट, कि यहाँ पे कोई भी नदी नहीं है जो पूरी बारिश में बहे। छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, बारिश के टाइम उत्पन्न होती है और फिर उसी मिट्टी में खत्म हो जाती है। सिर्फ एक लूनी रिवर ही ऐसी है जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी रिवर है। तो ये 4-5 पॉइंट्स हमने इसमें देखे। अब देखते हैं आगे क्या है। बरकान, बरकान किसे कहते हैं? देखिए क्वेश्चन भी आता है कि बरकान किसे कहते हैं, आपका 1 मार्क्स का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या होते हैं बरकान? अर्धचंद्राकार बालू का टिब्बा, मतलब इस तरह से, जैसे ये होता है ना सेमी क्रिसेंट, पूरा सर्कल नहीं बन रहा, अर्धचंद्राकार, ठीक है। इस तरह से जो बालू के टिब्बे बनते हैं, कहाँ पे, इस मरुस्थल में, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उन्हें बरकान कहते हैं, ठीक है। और ये जो इस टाइप के बालू के टिब्बे हैं सेमी क्रिसेंट फॉर्म में, ये इस मरुस्थल में क्या सबसे अधिक क्षेत्र पर पाए जाते हैं। लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। आप जैसलमेर जाएंगे तो आप बरकान के समूह, लंबवत क्या होते हैं, लंबवत मतलब इस तरह से, ये तो सेमी क्रिसेंट हो गया, अर्धचंद्राकार। इस तरह से कुछ रेत के टिब्बे भी आपको मिलेंगे, पूरा ये रेत रेत से टिब्बे बने हुए। ये कहाँ मिलेंगे आपको? जो भारत और पाकिस्तान की सीमा लगती है। देखिए आगे एक मैप है, ये रहा, हम कहाँ पढ़ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट इस मैप को ध्यान से देखिए, ये रहा भारतीय मरुस्थल और ये रही आपकी अरावली। तो आपको मैंने क्या बताया था कि ये जो अरावली है इसके पश्चिम में, और ये पश्चिमी पार्ट है, ठीक है, ये देखिए। तो ये जो अरावली का जो पश्चिम का क्षेत्र है, यहाँ पे क्या फैला हुआ है, भारतीय मरुस्थल, ये रहा। और ये जो क्षेत्र है मुख्यतः, ये देखिए ये सीमा लग रही है किससे, आपकी पाकिस्तान से, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है इसके समीप ये भारतीय मरुस्थल जो डेजर्ट है ये बना हुआ है इस तरफ। तो यहाँ क्या है, यहाँ बरखान पाए जाते हैं। बरखान क्या हो गए, अर्धचंद्राकार टिब्बे, इस तरह से यहाँ रेतीले टिब्बे पाए जाते हैं। और जो ये क्या कह रही हूँ मैं फोकस स्टूडेंट्स, कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये देखिए आप यहाँ पे, तो इस सीमा की जो सीमा है इसमें ऐसे लंबवत टीले पाए जाते हैं इस तरह से। मैं इसे रफ कर रही हूँ, देखिए ये देखिए इस तरह से लंबवत टीले। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप, ठीक है, ये इस तरह से। तो इस तरह से इस जो मरुस्थल है इसमें 2 तरह के टीले पाए जाते हैं। पहला तो बरखान, जो कैसे होते हैं, सेमी क्रिसेंट अर्धचंद्राकार होते हैं। और दूसरा कौन सा होता है, ये लंबवत टीले, जो सीमा के जस्ट पास में पाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के, ठीक है। यहाँ कोई भी रिवर नहीं है जो पूरी यहाँ से फ्लो होके इधर अरब सागर में गिरे। लूनी रिवर ही है यहाँ की सबसे बड़ी रिवर जो है, बाकी छोटी छोटी रिवर्स हैं। तो ये जो आपका है ये है भारतीय मरुस्थल। ऊपर हमने हिमालय देख लिया था, ये जो उत्तरी मैदान है ये भी हमने देख लिया था, दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय भूभाग, इसको भी हमने कवर कर लिया था। और अब हम अपना चौथा जो है कौन सा, 4th पार्ट, उसे कवर कर रहे हैं, भारतीय मरुस्थल। तो अब हमारा भारतीय मरुस्थल के बाद
अगला कौन सा आता है भौतिक प्रदेश, और वो है तटीय मैदान। ये हमारा 5th नंबर का जो भौतिक प्रदेश है कौन सा है, कोस्टल जो प्लेन्स है, तटीय मैदान। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकरी तटीय पट्टियों का विस्तार है। देखिए ये वापस एक बार मैप देखते हैं क्या कह रहा है कि ये रहा आपका प्रायद्वीपीय पठार, ये पूरा जो त्रिकोण शेप में है, ये इस तरह से पूरा। ठीक है। इसके साथ में ये जो फैला हुआ है, ये लाइन दिख रही है आपको, जो समुद्र में, समुद्र और स्थल का मिलन बिंदु जो ये लाइन है, ये देखिए। तो यहाँ का जो क्षेत्र है दोनों तरफ बे ऑफ बंगाल और अरब सागर के समीप ये जो क्षेत्र है तटीय मैदान कहलाता है। ये इस तरह से, ठीक है, जिसकी सीमा जो तट से लग रही है, मतलब समुद्र तट से लग रही है। तो ये आपका कौन सा है, ये आपका तटीय प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है, तटीय प्रदेश। ठीक है। तो ये यही कह रहा है कि जो प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पे, मतलब ये जो प्रायद्वीपीय पठार के किनारे देखे थे, यहाँ पे जो संकीर्ण पट्टी है, ये इस तरह से, संकीर्ण मतलब ज़्यादा चौड़ी नहीं, पतली सी जो पट्टी है, ये क्या है, तटीय मैदान है। अब इसका विस्तार कहाँ से है, तो ये पश्चिम में, वेस्ट में अरब सागर से लेके पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। हमने देख ही लिया था, यहाँ पे कौन सा है, अरेबियन सी है, और यहाँ क्या है, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल यहाँ पे। तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ बे ऑफ बंगाल जहाँ खत्म हो रही है, यहाँ तक इसका विस्तार है। इसको क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है। इस मैदान के 3 भाग हैं। देखिए अब स्टूडेंट, अब हम तटीय मैदान को आगे कितने प्रकार में बांटा जा रहा है वो देख रहे हैं। तो इसके मुख्यतः 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, जो कौन सा, मुंबई और गोवा के मध्य भाग को, कन्नड़ मैदान कौन सा, और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। देखिए आप मैप में देखेंगे, पहले हम इसे देख लेते हैं क्या कह रहा है, फिर एक साथ ही इन तटों का मैप में विस्तृत अध्ययन कर लेंगे। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा है और समतल है। देखिए स्टूडेंट, जब प्रायद्वीपीय पठार हमने पढ़ा था तो मैंने उसमें आपको पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में क्या अंतर है वो आपको मैंने बताया था कि पश्चिमी घाट की चौड़ाई अधिक है, पूर्वी घाट की चौड़ाई कम है। फिर पश्चिमी जो पूर्वी घाट है वहाँ क्या नदियाँ डेल्टा बनाती है, पश्चिमी घाट में डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, इस तरह से हमने पढ़ा था। तो वही डिफरेंस आप तटीय मैदान का जो पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र है वहाँ देखेंगे। क्या है, देखिए कह रहा है बंगाल की खाड़ी के साथ, बंगाल की खाड़ी के साथ कौन सा होगा, पूर्वी तट होगा आपका। तो ये क्या कह रहा है, जो पूर्वी तट है उसका जो मैदान है वो चौड़ा है और समतल है। ये जो पूर्वी तट है आपका इस तरह से, ये क्या है, चौड़ा है, मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है पश्चिमी तट की अपेक्षा। और ये क्या है, समतल है, मतलब इसकी जो टोपोग्राफी है, जो भूमि है वो ज़्यादा ऊंची नहीं है। ये तो हमने पहले भी देखा था कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर पड़ते समय देखा था कि पूर्वी घाट कम चौड़ा है, तो ये क्या है, समतल ज़्यादा है पूर्वी घाट। इसके जो उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं, जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। बड़ी नदियाँ जैसे महानदी रिवर हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, वो इस तट पे विशाल डेल्टा का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। और चिल्का झील पूर्वी तट पे स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। देखिए क्या कह रहे हैं, ऐसा लग रहा होगा ना मैम ने क्या पढ़ा दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा, उत्तरी तट क्या है, कोरोमंडल तट क्या है। तो अभी मैप में देखते हैं, आप समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है, पहले पश्चिमी तट की बात करते हैं। ये जो पश्चिमी तट है, ये देखिए यहाँ से जो कच्छ की खाड़ी है, यहाँ से लेके अरब सागर के समीप होता हुआ ये आपका तमिलनाडु के यहाँ तक जाता है। तो ये है आपका पश्चिमी तट, जो इसकी तटीय सीमा है। और पश्चिमी तट के जस्ट पास में क्या है, जो ऊंचा क्षेत्र है, जो पहाड़ी है, उसे क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट बोलते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पश्चिमी घाट। तो ये जो पश्चिमी तट है, ये वाला जो रेड कलर से अंडरलाइंड पार्ट है, उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो ये जो मुंबई और गोवा का क्षेत्र है, देखिए यहाँ पे मुंबई है, पूरा महाराष्ट्र फैला हुआ है, और गोवा यहाँ पे एक छोटा सा राज्य है। तो इसका जो तट है मुंबई और गोवा का, उसे क्या कहते हैं, उसे कोंकण तट कहते हैं। कौन सा तट कहते हैं, कोंकण तट। ठीक है। अब जो नीचे यहाँ कौन सा स्टेट है,
देखिए स्टूडेंट, इसीलिए मैं आपको फर्स्ट क्लास से मैप की इम्पोर्टेंस समझा रही थी कि आप मैप के साथ स्टडी करेंगे या आपको मैप में एटलीस्ट सारे जो राज्य हैं भारत के, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी कहाँ पे है, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्यों? अब जैसे मैंने बोला गोवा और महाराष्ट्र, अब जिस स्टूडेंट्स ने मैप से इसको देख रखा होगा वो क्विकली कनेक्ट कर लेगा कि यहाँ महाराष्ट्र है और यहाँ मुंबई, और ये गोवा का जो तट है इसे कोंकण तट कहते हैं। अब आपको पता ही नहीं होगा महाराष्ट्र कहाँ है, मैम केरला की बात कर रही है, केरला कहाँ पे है, तो आप कैसे समझेंगे? इसलिए जिन्होंने भी अभी तक भी नहीं किया है, क्योंकि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी कैसे पढ़ेंगे आप? मैप के माध्यम से ही तो पढ़ेंगे ना कि कहाँ क्या है, ये कैसे देखेंगे? मैप में ही तो हमें देख के समझना है। तो आप जिन्होंने अभी तक नहीं किया है उनको भी ये एडवाइस है कि आप मैप लीजिए इंडिया का, फिजिकल और जो दूसरा होता है उसको, दोनों को, पॉलिटिकल मैप को क्या कीजिए, उसमें पहले तो सारे राज्य देख लीजिए कहाँ कहाँ पे, खुद से लिखिए उन्हें। फिर इम्पोर्टेंट फिजिकल में देखिए कि अरब सागर कहाँ है, बंगाल की खाड़ी कहाँ है, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, जो मेजर रिवर्स है, नदी जैसे ब्रह्मपुत्र हो गई, सिंधु रिवर हो गई, गंगा रिवर हो गई, ये कहाँ कहाँ पे है। फिर जो मैंने आपको अभी डिवीज़न पढ़ा है, हिमालय हो गया, मरुस्थल हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया, फिर ये जो तटीय मैदान हो गए, ये कहाँ कहाँ पे है। जब आपके माइंड में ये सब रहेगा ना स्टूडेंट, तो आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा उसे इजीली मैप को इमेजिन करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ ये जो मैप वाला काम है ये ज़रूर कीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। तो देखिए मैं क्या बता रही थी, ये रहा यहाँ पे केरला। केरल क्या, केरल से लगता हुआ ये केरल है, ठीक है स्टूडेंट। केरल से लगता हुआ जो तट है उसे क्या कहते हैं? केरल, और नीचे तमिलनाडु भी आ गया, ठीक है, ये तमिलनाडु का जो पूरा है। तो तमिलनाडु और केरला का जो तट है उसे किस नाम से जाना जाएगा? मालाबार कोस्ट। कौन सा कोस्ट है वो, कौन सा तट है वो? मालाबार तट। तो ये जो कहना चाह रहा था पीछे जैसे हमने पढ़ा था, देखिए ये रहा बंगाल की खाड़ी, और ये देखिए उत्तरी भाग को कोंकण तट देख लिया हमने कि यहाँ पे जो तट है वो कौन सा है? कोंकण तट। फिर मध्य भाग को कन्नड़ और दक्षिणी भाग को मालाबार। जो केरला और तमिलनाडु का इसे कौन सा कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं, ठीक है। और ये कौन सा हो गया आपका? कोंकण तट। और ये जो बीच का है, ठीक है, कर्नाटक का तट है। देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है और फिर केरला है। ये आपके स्टेट्स हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से लगती है। तो ये जो कर्नाटक का तट है बीच में, इसे कन्नड़ तट कहते हैं, ठीक है। कन्नड़ लैंग्वेज भी है कर्नाटका की, तो कन्नड़ तट। तो जो पश्चिमी तटीय मैदान है, तटीय मैदान दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो पश्चिम की तरफ पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है, और पूर्व की तरफ पूर्वी तटीय मैदान। तो पश्चिम की तरफ जो तट है उसे आगे 3 पार्ट्स में बांट दिया, ठीक है। पहला आपका कोंकण, अब कहाँ है? महाराष्ट्र और गोवा का जो तटीय सीमा है, जो समुद्री सीमा जो लगती है अरब सागर से, उसको क्या बोलते हैं? कोंकण तट। फिर देखा कर्नाटका की जो सीमा लगती है उसे बोलते हैं कन्नड़ तट। और जो ये नीचे मालाबार तट किसे बोलते हैं? तो आप कहेंगे कि मैम केरला और तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र है जो समुद्र से लगता है उसे क्या कहते हैं? मालाबार कोस्ट कहते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको कि 3 डिवीजन में बांटा है हमें। आगे मैप में वो यही समझा रहा था। अब हम देखेंगे पूर्वी तट। पश्चिमी तट को तो बांट लिया, अब इस पूर्वी तट को, ये देखिए इसे उत्तरी भाग में जो ये उत्तरी पार्ट है इसे बोलते हैं उत्तरी सरकार, नाम है ये। आप ये मत समझ लेना कि ये गवर्नमेंट है, नहीं, उत्तरी सरकार इस तट का नाम है। और दक्षिणी भाग को, ये जो सदर्न तट है इसका, इसे बोलते हैं कोरोमंडल का कोस्ट, ठीक है, कोरोमंडल तट, ठीक है। तो 2 पूर्वी भाग के तटीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। उत्तरी जो तटीय है या तटीय क्षेत्र है उसे उत्तरी सरकार, और जो दक्षिण का तट है जो नीचे की तरफ है उसे क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये अगले हम मैप में देखते हैं कौन सी रिवर है ये, बताइए स्टूडेंट, ये रिवर कौन सी है? महानदी। ये रही आपकी कौन सी रिवर? गोदावरी रिवर। और ये रही आपकी कृष्णा रिवर। और ये रही यहाँ पे, देखिए मैं इसे डिलीट हटा रही हूँ थोड़ा सा, ये रही आपकी कावेरी नदी। तो पश्चिमी तटीय जो मैदान है उससे बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती है उस तरफ, जो आगे डेल्टा बनाती हुई कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो अगर आ जाए
आपसे अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले कि जो पूर्वी तट है यहाँ कौन सी नदियाँ हैं या कौन सी नदियाँ अपना डेल्टा निर्मित करती हैं, तो क्या कहेंगे आप? महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया और कावेरी। ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स है किसकी? पूर्वी तट की। पश्चिमी तट में वैसे कोई रिवर है नहीं, नर्मदा और तापी 2 रिवर्स है, लेकिन ये दक्कन के पठार का भाग हो जाती है, ये तटीय मैदान का भाग नहीं कहलाती है। तो ये जो तट था, ये देखिए, ये जो इसका दक्षिणी भाग है इसे क्या कहा गया है? कोरोमंडल। और यहाँ जो ये उत्तरी सरकार, ये देखिए जो उत्तरी पार्ट है इसे क्या कहा गया है? उत्तरी सरकार। तो पश्चिम में 3 डिवीजन देखे हमने। पूरा जो तटीय प्रदेश है, जो गोवा और महाराष्ट्र का है उसे कोंकण तट, जो नीचे तमिलनाडु और केरल का है उसे मालाबार तट, और जो इन दोनों के बीच में है यहाँ पे, इस तट का क्या नाम है? कन्नड़ तट। कौन सा तट है? कन्नड़ तट। फिर हम आते हैं पूर्वी तट में, और इस तरफ उत्तर की ओर कौन सा है? उत्तरी सरकार तट, और दक्षिण में कौन सा है? कोरोमंडल तट। इतना ही पढ़ा। फिर हमने देखा कि इसमें कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं या कौन कौन सी नदियाँ यहाँ से गिरती हैं। तो आप कहेंगे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये मुख्य नदियाँ हैं जो पूर्वी तट की तरफ गिरती हैं। तो ये आपका था कौन सा? 5वां जो भौतिक प्रदेश था, तटीय प्रदेश जिस नाम से था। तो हमने अभी 2 कवर कर लिए, एक तो भारतीय मरुस्थल ये वाला, और फिर हमने देख लिया तटीय प्रदेश। देखिए स्टूडेंट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये तटीय प्रदेश में नहीं आते। मैंने आपको पहले भी समझाया कि पश्चिमी घाट और ये जो पूर्वी घाट है, ये इस जो बीच का जो हमने पढ़ा था प्रायद्वीपीय पठार, उसके भूभाग है ये, उसके अंदर इन्हें उसका भाग माना जाता है। तो भारतीय मरुस्थल कंप्लीट हो गया, हमारा तटीय प्रदेश कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमारे 5 जो मेजर भौतिक प्रदेश थे वो हमने देख लिए। अब हमारा एक और बचता है, और वो कौन सा है? ये जो द्वीप दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, ठीक है, ये द्वीपीय द्वीप। इस तरफ कौन सा है? लक्षद्वीप, और इस तरफ कौन सा है? अंडमान सागर। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन तब तक अभी जितना हमने पढ़ा उसे देखिए। भारतीय मरुस्थल पढ़ा अरावली के पश्चिम में। कहाँ पे? अरावली के पश्चिम का जो क्षेत्र है जिसकी सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से, वो बीच का पार्ट है, वो भारतीय मरुस्थल कहलाता है। ठीक है, गुड। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा कि भारतीय मरुस्थल में मैम रेत के बहुत बड़े बड़े टीपे हैं जिसे बरखान कहा जाता है। ठीक है। तीसरा क्या कहेंगे कि मैम यहाँ कोई नदी नहीं बहती है, सिर्फ लूनी ही इस क्षेत्र की एक लंबी बहने वाली रिवर है। गुड। फिर हमने क्या पढ़ा इसमें कि जो इसकी सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है, और यहाँ ऐसे लंबे लंबे टीले भी पाए जाते हैं। बस यही तो पॉइंट्स देखे हमने, और क्या देखा? ये हो गया भारतीय मरुस्थल हमारा। फिर हमने देखा अगला तटीय प्रदेश, और आप क्या कहेंगे कि जो अरब सागर से लगा हुआ तट है इसे कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, और जो पूर्व में जो बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है इसे कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है। फिर आप अगला पॉइंट क्या देंगे कि मैम पश्चिमी तट को 3 पार्ट्स में आगे बांट दिया, और वो कौन कौन से हैं? तो वो क्या है? गोवा और महाराष्ट्र का कोंकण तट, नीचे दक्षिण में कौन सा है? मालाबार तट, और इन दोनों के बीच में कौन सा है? कन्नड़ तट। ठीक है। फिर पूर्व में भी हमने डिवीजन कर दिया तटीय मैदान का 2 पार्ट में, और वो कौन सा पार्ट है? उत्तर का पार्ट उत्तरी सरकार, और दक्षिण का पार्ट कौन सा है? आपका कोरोमंडल तट। और फिर इस तट से कुछ बड़ी नदियाँ निकलती हैं, उसके बस आपको नाम याद करने हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दक्षिण की गंगा। इतनी पवित्र मानी जाती है ये इस दक्षिण भाग में, तो इसे गंगा के रूप में दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। तो यहाँ आपके 2 भौगोलिक जो प्रदेश थे वो कंप्लीट हुए। अब हम अपना अगला देखते हैं, द्वीप समूह। देखिए द्वीप समूह आपको बता दिया 2 हैं, एक तो जो अरब सागर में है वो लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में उसे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। क्या कह रहा है ये कि भारत का मुख्य स्थल अत्यधिक विशाल है, इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप उन द्वीपों को पहचान सकते हैं? तो आप क्या कहेंगे? हाँ, वो तो हमें पता है, अरब सागर में लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। केरल के मालाबार तट के पास, अब
माइंड में क्लिक कर गया होगा। मालाबार तट आते ही जिन स्टूडेंट ने पहले अच्छे से पढ़ा है अभी अभी, मालाबार तट आते ही पता चल गया होगा अच्छा केरल और तमिलनाडु का जो कोस्ट है उसे क्या कहा जा रहा है, केरल मालाबार तट। तो वो आपकी जो लोकेशन है वो भी आपके माइंड में आ रही होगी कि नीचे का जो पार्ट है। मालाबार तट के पास लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। चलिए अब हम मैप में देखेंगे। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में कब किया गया, 1973 में इसका नाम इन तीनों द्वीपों को, जो ये लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप है, इन तीनों को कंबाइन करके इसका नाम क्या रख दिया गया, लक्षद्वीप। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। कवरती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है, या आप कह सकते हैं कैपिटल है, ठीक है, जहाँ से सारा काम देखा जाता है। इस द्वीप समूह पर पादप और जंतु बहुत से प्रकार में पाए जाते हैं। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्यों का निवास नहीं है, वहाँ क्या है, एक बर्ड सेंचुरी, पक्षी अभ्यारण्य है। देखिए अब द्वीप समूह तो हमने देख लिया था कि जो भारत का ये इस तरह से आपका मैप है, इसमें जो यहाँ पे छोटे छोटे द्वीपों की जो श्रृंखला है, ठीक है, जो कहाँ है, ये अरब सागर है, और अरब सागर का जो दक्षिणी क्षेत्र है, और ये आपका यहाँ पे कौन सा कोस्ट है, मालाबार। तो मालाबार जो तट है, मालाबार तट के पश्चिम में और अरब सागर के दक्षिण में, देखिए अरब सागर के नीचे दक्षिण में और मालाबार तट के पश्चिम में जो छोटे छोटे द्वीपों की ये श्रृंखला पाई जा रही है, इसे क्या कहते हैं, इसे लक्षद्वीप द्वीप श्रृंखला पूरा ये, ठीक है। ये पहला पॉइंट हमने देखा। फिर ये क्या कह रहा है दूसरा, कि ये जो द्वीप हैं इन्हें पहले कुछ अलग नामों से जाना जाता था। आपको अगर ये नाम याद होते तो ठीक है, वरना ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए कि पहले लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप इन द्वीपों के नाम थे, पर फिर 1973 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके नाम चेंज करके इसको क्या बना दिया, लक्षद्वीप समूह का नाम दे दिया गया, ठीक है। और इसमें जो कवरती नाम का जो द्वीप है या कवरती जगह है, वहाँ पे इस लक्षद्वीप पूरे द्वीप समूह का यहाँ पे हेडक्वार्टर है, प्रशासनिक मुख्यालय कह दीजिए, कैपिटल कह दीजिए, वो कहाँ है, कवरती में है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट बात क्या कह रहा है कि ये किससे बने हुए, प्रवाल द्वीपों से बने हुए हैं। देखिए प्रवाल क्या होते हैं, प्रवाल ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं, ठीक है, जो समुद्र में पाए जाते हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं, ऊपर ही। कैल्शियम कार्बोनेट नाम की जो चट्टानें होती है उसके ऊपर ही प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको इस तरह से मतलब जैसे समुद्र में जाते हैं तो बहुत सारी झाड़ियाँ वगैरह दिखती है ना, जिसको हिंदी में मूंगे बोलते हैं। मूंगे की चट्टानें देखिए, या मूंगे की चट्टान, तो मूंगे जो होते हैं ना उनसे को प्रवाल द्वीप बोलते हैं। इस तरह से चट्टानों के पास में ये पाए जाते हैं, ठीक है, प्रवाल, ठीक है। और ये बहुत सारे अलग अलग कलर्स में होते हैं, ठीक है, इनके बहुत सारे कलर्स होते हैं। ये कलर भी किस कारण से होता है ये आप आगे पढ़ेंगे, आगे हायर स्टडीज़ करेंगे तो आपको ये देखना है कि मूंगे की चट्टानों से बना हुआ है क्या पूरा ये जो लक्षद्वीप है, ये प्रवाल द्वीप, ये छोटे छोटे जो जीव होते हैं जिन्हें मूंगे बोला जाता है, इनसे ये पूरा द्वीप बना हुआ है। और ये बहुत कलरफुल होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप में, क्योंकि इनमें एक शैवाल पाया जाता है जूजंथली नाम का, उसके कारण इसको इस टाइप के कलर मिलते हैं। ये आपको नहीं याद करना, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। तो ये पूरा किससे बना होता है, प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। और जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा या जलवायु परिवर्तन होगा, जब हम बहुत सारे व्हीकल से CO2 उत्सर्जित कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इन प्रवाल द्वीपों का बहुत नुकसान होता है और ये पूरी तरह ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह अगर हमें अपने द्वीपों को बचाना है, अगर हमारे जो ये बहुत अच्छे जो लैंड फॉर्म्स है, द्वीप समूह है, इनको अगर हमें प्रिजर्व करना है, बचाना है, तो हमें क्या क्लाइमेट चेंज को रोकना होगा। ये आज का करंट बन जाता है। देखिए कैसे द्वीप समूह से आपके करंट को जोड़ा जा सकता है, आपकी आज में क्या चल रहा है, ठीक है। तो प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है, हो गया। अरब सागर के दक्षिण में, मालाबार तट के पश्चिम में जो द्वीप समूह है उसे लक्षद्वीप कहते हैं। इसका जो प्रशासनिक हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, कवरती में है। पहले इसे लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये तो था अरब सागर का द्वीप समूह लक्षद्वीप, ठीक है। प्रवाल क्या होता है अलग से लिखा है। प्रवाल पॉपिल्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। देखिए क्या है
कि छोटे छोटे जीव होते हैं प्रवाल, जो ग्रुप में रहते हैं, ऐसे ग्रुप बना के रहते हैं, इनका विकास छिछले, मैंने आपको बताया ही था, ज़्यादा गहराई में नहीं पाए जाते, पानी में, समुद्र में ऊपर में ही पाए जाते हैं, जहाँ ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा जल हो। ठीक है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की जो चट्टानें होती है उसके ऊपर ही अपना आवास बनाते हैं। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती है और ये 3 टाइप के होते हैं, प्रवाल, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्श शू आकार वाले रोधिके होते हैं। देखिए प्रवाल क्या होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है जो एक ग्रुप में रहते हैं और बहुत जो कम समय तक ही जीवित रहते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो समुद्र की जो उथली सतह होती है, छिछली सतह, जहाँ गहराई ज़्यादा ना हो वहाँ ये पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, कैल्शियम कार्बोनेट की जो चट्टानें होती है वहाँ पे इनका आवास होता है, वहाँ पे ये रहना पसंद करते हैं। फिर आगे 3 टाइप में होते हैं। टाइप कौन सा है, प्रवाल रोधिका। देखिए जैसे ये आपका समुद्र है, ठीक है, समुद्र के जो पास में जो प्रवाल पाए जाते हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं, इस तरह से ये पास में जो पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो ये कौन सा होता है, प्रवाल रोधिका होता है, जो ज़्यादा गहराई में नहीं पाया जाता। तटीय प्रवाल भित्ति, जैसे अब ये समुद्र की जो सतह है, ठीक है, अब ये जो प्रवाल है ये थोड़ी गहराई में चले जाते हैं, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी गहराई में, लेकिन लंबवत आकार में, ये इस तरह से, ठीक है। जो ये तट है ये आपका क्या है, समुद्र का तट है, और इसके जो लंबवत में यहाँ जो प्रवाल पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, तटीय प्रवाल भित्ति उन्हें कहा जाता है। और प्रवाल वलय द्वीप क्या होता है कि जब ये जो प्रवाल है ये क्या होते हैं, ये तट से लगे हुए होते हैं, लेकिन ये कुछ कारणों से ये तट से दूर चले जाते हैं, दूर चला जाके ये इस तरह से, ये तट अब यहाँ रह गया, ये तट से काफ़ी दूर जाके वलय रूप में, मतलब गोलाकार रूप में इसके अंदर पाए जाते हैं, इस तरह से अपना शेप बना लेते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, प्रवाल वलय द्वीप। ठीक है, ये तट से अलग हो जाते हैं, प्रवाल वलय द्वीप। तो ये आपकी क्या, प्रवाल के क्या है, 3 टाइप्स हैं। ऑस्ट्रेलिया का आपने मैप देखा होगा, वर्ल्ड मैप, जैसे यहाँ पे इंडिया है और इंडिया के यहाँ पे इंडोनेशिया, फिलीपींस, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भूभाग है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और यहाँ पे इसके पास में न्यूजीलैंड है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो ये वाला पार्ट है, कौन सा, पूर्वी जो तट है, ये देखिए लिखा हुआ है ना, ऑस्ट्रेलिया का कहाँ गया, ऑस्ट्रेलिया वाला, ठीक है, वो पहले होगा। ऑस्ट्रेलिया का जो ये पूर्वी तट है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, ये पूरी, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी क्या है, ये प्रवाल द्वीपों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है जो ऐसे फैली हुई है ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट में, जो ये पूर्वी, उत्तर और पूर्व में ये पूरी इस तरह से श्रृंखला बनी हुई है। इसे क्या कहा जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ। यहाँ आपको सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्ति देखने को मिलेगी। जो प्रवाल है ये सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ में मिलेंगे, क्योंकि ये जो पूरी पट्टी है, ये पूरी पट्टी ही प्रवाल द्वीपों से बनी हुई है, तो इसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। ठीक है, ये ग्रेट बैरियर रीफ, जो ये किसका एग्जाम्पल है, प्रवाल रोधिका का अच्छा एग्जाम्पल है, जो ये इस तरह की तटीय पूरा जो यहाँ पे पाया जाता है। ये देखिए मैंने बताया था ना, ये तट है और तट के समांतर में ये जो ऑस्ट्रेलिया का तट है, इसके समांतर में ये ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। ठीक है, देखिए द्वीप समूह में यहाँ लक्षद्वीप तो हमने देख लिया, ठीक है, प्रवाल क्या होते हैं, चलो ये भी हमने अच्छे से देख लिया। अब ये जो आपकी यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, कहाँ, पूर्वी तट के पास, कौन सी है, बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे देखिए क्या है, इसको हटा देते हैं, बंगाल की खाड़ी के साउथ में, कहाँ, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में, और ये जो पूर्वी तट है, इस पूर्वी तट के कहाँ पे, इस पूर्वी तट के पूर्व में जो यहाँ पे जो ये श्रृंखला पाई जाती है द्वीपों की, इसे क्या कहते हैं, इसे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। क्या, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, 2 द्वीप है, यहाँ कुछ तो अंडमान ऐसे है और नीचे की तरफ निकोबार है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इन पे द्वीप पाए जाते हैं। तो मुख्यतः 2 हैं, अंडमान और निकोबार।
इसको कंबाइन करके अंडमान व निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं और पूर्वी तट के पूर्व की तरफ ये मिलते हैं हमें। ये भी किससे बने, ये भी जो है जो ये आप 11th क्लास में अगर ज्योग्राफी लेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि कुछ चट्टानें होती है, गोंडवाना लैंड की चट्टानें, अंगारा लैंड की। तो यहाँ से जो चट्टानों का जो संपीड़ित हुई थी, एक आपस में टकराई थी और उससे जो ये पूरा फॉर्मेट बना था उसके कुछ भूभाग आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो अंडमान निकोबार द्वीप में भी प्रवाल पाए जाते हैं, लेकिन लक्षद्वीप जो है पूरी तरह प्रवाल से बना हुआ है। ठीक है, अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है और इसमें आपको क्या क्या जानकारी रखनी है, इसकी अवस्थिति तो देख ली आपने कहाँ है उसमें। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है, ये इनकी जो सीमा है, ठीक है, ये जितने एरिया में फैले हुए हैं, इनकी सीमा भी भारत की किस सीमा में मानी जाती है, तो भारत की जलीय सीमा में। ठीक है, इनकी जो सीमा लगती है, जितनी दूर में ये फैले हुए हैं दोनों ही द्वीप, इनकी सीमा जहाँ लगती है उसे भारत का ये जो जलीय सीमा हम पढ़ते हैं, जो कोस्टल सीमा है जो लगी हुई है पूरी, कितनी है 7515.5 किलोमीटर है, उस सीमा में ही इन दोनों को भी काउंट किया जाता है, अंडमान निकोबार को भी और लक्षद्वीप को भी। ठीक है, तो द्वीप समूह में दो पड़े, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है अवस्थित वो सब देख लिया। ठीक है, ये बहुत सारे लगभग 500 के आसपास छोटे छोटे द्वीप समूह से जो अंडमान और निकोबार है ये बना है। और यहाँ पे एक ज्वालामुखी भी पाया जाता है, कौन सा, बैरन ज्वालामुखी। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है, एकमात्र भारत का, पूरे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो भारत में पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। क्या नाम है, बैरन ज्वालामुखी। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आपसे 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से ये निष्क्रिय पड़ रखा है, मतलब इसमें विस्फोट नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन ये पाया जाता है कहाँ पे, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पे। ठीक है, तो द्वीप समूह में हमने देख लिया, 2 मेजर पार्ट्स में इसको बांट लिया। ठीक है, लक्षद्वीप और अंडमान। उसके बाद में हम इन्हें आगे से अच्छे से देख लिया कि जो लक्षद्वीप है वो मालाबार तट के पास अरब सागर के दक्षिण में, वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में। लेकिन यहाँ कौन सा तट आता है आपका, कोंकण तट, सॉरी कोंकण तो यहाँ है, उत्तरी सरकार तट जो है उसके पास में ये पाया जाता है, क्या, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इनकी जो सीमा है वो भारत की जलीय सीमा में ही मानी जाती है। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है पूरी तरह से। फिर आगे देखा प्रवाल क्या होते हैं, तो ये भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि प्रवाल क्या होते हैं या प्रवाल से आप क्या समझते हैं। तो क्या कहेंगे प्यारे स्टूडेंट्स कि प्रवाल क्या होता है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो ग्रुप में रहते हैं और बहुत कम समय के लिए ही जीवित रहते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, तो समुद्र की जो उतली, जो कम गहराई वाली जगह है, वहाँ पे ये प्रवाल जो है पाए जाते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानों पे इनका आवास होता है, ये वहाँ पे पाए जाते हैं। शैवाल जो है, शैवालों के साथ में इनका सह अस्तित्व होता है, मतलब उनके साथ में कंबाइन रूप से ये पाए जाते हैं, क्या, प्रवाल पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने लगभग हमारा जो था आज का पूरा ये तटीय मैदान, और उससे पहले हमने मरुस्थल देखा। तो देखिए 3 आज हमने पढ़े, भारत का मरुस्थल, फिर हमने देखा तटीय मैदान, और फिर हमने कौन सा, द्वीप समूह। क्योंकि हमारे 3 ही जो थे प्रदेश भौतिक ये बचे हुए थे। 3 हमने पहले ही पढ़ लिए थे, हिमालय और उत्तरी मैदान और मरुस्थल, प्रायद्वीप का पठार। आज हमने 3 कवर किए, मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो आपका जो ये सेकंड चैप्टर है भारत के भौतिक प्रदेश, इनमें हमें इन 6 प्रदेशों के बारे में ही विस्तार से पढ़ना था। ठीक है, जिसमें कैसे इन्हें बांटा हुआ है, कौन सी नदियां हैं, वहाँ की क्या विशेषताएं हैं, कैसे 1-1 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, खादर किसे कहते हैं, बांगर किसे कहते हैं, बरखान क्या होते हैं, प्रवाल क्या होते हैं, तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक है, कोंकण का तट किसे कहेंगे, उत्तरी सरकार का तट किसे कहेंगे, गंगा का जो मैदान है यहाँ कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं, या हिमालय का विभाजन काली और जो तिस्ता नदी है इसके बीच के हिमालय को क्या कहेंगे। तो किसी भी तरीके से आपको 1 मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछा जा सकता है।
आपको मैप लेके इस मैप में आपको अंडरलाइन करना है पूरा कि कहाँ पे क्या क्या है। पहले आप पूरा एक भारत का मैप लेंगे स्टूडेंट्स, और पूरे भारत के मैप में कौन कौन से कहाँ कहाँ पे है मुख्य भौतिक प्रदेश, उन्हें आप क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे अच्छे से, और उनकी क्या विशेषताएं हैं आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। जैसे हिमालय आए तो उत्तर से दक्षिण में बांट दिया, फटाफट आपके माइंड में आना चाहिए, ठीक है। भाबर, तराई, खादर, बांगर। पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे तो कैसे बांटना है, नदियों की सीमांकन के आधार पे, ठीक है। इस तरह से आपको हर भौतिक प्रदेश की कुछ विशेषताएं याद रखनी है, और मैप पे ये कहाँ पाए जाते हैं ये ज़रूर याद रखना है। तो अब जब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपका तीसरा चैप्टर लेंगे, ठीक है। कौन सा, आपकी ज्योग्राफी का ही। पहले हम ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एसएसटी के जो अदर टॉपिक है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, उन्हें कवर करेंगे, पॉलिटी। तो ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर हम शुरू करेंगे अपने अगले वीडियो में। लेकिन अगर इस पूरे चैप्टर में आई थिंक 3 पार्ट में पढ़ाया मैंने आपको इसे, तो इन तीनों वीडियो में आपको कहीं पे भी किसी भी जो प्रदेश है उससे रिलेटेड, या स्टूडेंट आपकी बुक के साइड में क्या आप जानते हैं, ऐसा क्यों, उस तरह से भी क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन वहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको वो भी देख के चलने साथ साथ में। अगर वहाँ से भी आपको कुछ समझ नहीं आए, या जो पढ़ाया है इसमें समझ नहीं आए, तो आप क्या करेंगे, आप कमेंट करेंगे, ठीक है। आप कमेंट में अपने क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं कि मैम ये समझ नहीं आया, या इसका क्या मीनिंग है, जो भी है, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। आपको अच्छे से इसे पढ़ना है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको डिटेल में सारा समझाया है। फिर भी आपको कोई कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो आपको तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पढ़िए, एंजॉय कीजिए, हेल्दी रहिए। ओके, बाय स्टूडेंट।